हेलो जी। तो यार इस वीडियो में हम अपनी ऑल अबाउट सी प्लस प्लस की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो में हम लेक्चर 1 देखेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का लेक्चर प्लान देखेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो लेक्चर प्लान में सबसे पहले हम सीखेंगे अपना वेरिएबल्स की वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिफाइन करा जाता है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं कि ये सब होते क्या हैं। तो सबसे पहले आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इज अ कंटेनर यूज टू होल्ड डेटा। ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। इसका मतलब हर एक वेरिएबल, जो आप वेरिएबल्स होते हैं वो एक कंटेनर की तरह होते हैं। कंटेनर का क्या मतलब कि कंटेनर क्या होते हैं, वो अपने अंदर कुछ स्टोर करके रखते हैं। चाहे आप लिक्विड कोई कंटेनर हो, जो कोई लिक्विड स्टोर करके रखा है या कोई सॉलिड चीज़ें स्टोर करके रखा, तो कंटेनर क्या करते हैं, अपने में कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो वेरिएबल्स भी क्या करते हैं, वो एक तरह कंटेनर ही होते हैं कि जो अपने में कोई डेटा को होल्ड करके रखते हैं, मतलब कोई डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ईच वेरिएबल शुड बी गिवन अ यूनिक नेम। मतलब हर एक वेरिएबल का अपना एक यूनिक नेम होता है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर, ताकि हम उस यूनिक नेम से पता कर सकें कि क्या ये वेरिएबल है या ये कुछ और है। तो इसलिए उसको हमेशा हम यूनिक नेम से ही डिक्लेयर करते हैं, ताकि वो एक अच्छा आइडेंटिफायर बन सके, अच्छा वेरिएबल बन सके। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले ये आता है इंट। इसको अभी आप समझिए मत कि हम इसको आगे समझेंगे। फिर आगे आता है ए। ये ए क्या है, ये ए ही हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल ये कैसे हुआ, क्योंकि जैसे कि हमारे डिफाइन में हमें पता चल रहा है कि हर एक यूनिक नेम वो वेरिएबल कहलाता है। तो ए जो है ये मेरा यहाँ पर ये एक यूनिक नेम है कि ए एक पता चल रहा है, एक अलग से ही पता चल रहा है ए कुछ होगा, तो ए हमारा वेरिएबल ही है। एंड ए में क्या स्टोर करा रहे हैं, हम टू को स्टोर कर रहे हैं। एंड जैसे कि डिफाइन में हमने अभी पढ़ा था, ये डेटा को होल्ड करके रखता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए में टू को स्टोर करा रहा हूँ। तो ए ने क्या करा, डेटा को होल्ड कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये जो हमारा ए है ये एक वेरिएबल है। जो इसके पीछे जो इंटीजर है इसको हम आगे समझेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं। तो अभी इतना ही बस हमें समझना है कि ये ए जो है ये हमारे लिए वेरिएबल है। हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी, जो भी आपकी मर्जी है आप वो नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए ए रखा है, और ए में मैंने क्या स्टोर करा दिया, टू। मतलब इसमें वैल्यू क्या आ गई, डेटा क्या आ गया, टू आ गया। ओके, फिर आगे देखते हैं कि इंट इज़ अ डेटा टाइप। जैसे कि मैंने अभी कहा था, अभी इंट को अभी हम नहीं समझते हैं, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा लिख दिया कि इंट इज़ अ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। अभी आप फिर यही इतना ही समझिए कि इंट इज़ अ डेटा टाइप एंड ए इज़ अ वेरिएबल। अभी हमने समझा कि ए क्या है, हमारा वेरिएबल हो गया। और ए ने क्या स्टोर कर रखा है, टू को स्टोर कर रखा है अपने अंदर। कि अगर मैं इस ए को प्रिंट कराऊंगा, मतलब अपनी आउटपुट स्क्रीन पे, तो ए मेरे को क्या प्रिंट करके देगा, मेरे को ये टू प्रिंट करके देगा। क्यों देगा, क्योंकि ए ने क्या स्टोर कर रखा है, टू को स्टोर कर रखा है। तो इसलिए मेरे को प्रिंट होता क्या मिलेगा, टू होगा। एंड बट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के कुछ रूल भी होते हैं। तो आइए रूल को समझते हैं कि क्या रूल होते हैं हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो रूल नंबर फर्स्ट, कैन ओनली हैव अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। हम जो वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं, हम या तो अल्फ़ाबेट्स डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे ए बी सी डी, नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड अंडरस्कोर हम डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे ए बी सी अंडरस्कोर डी। तो हम ऐसे सब डिक्लेयर कर सकते हैं। कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर। कैन नॉट, इसका मतलब क्या हो कि हम स्टार्टिंग में नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल। मतलब जैसे यहाँ पर ए है, मैं ये नहीं कर सकता 1 2 3 ए, ऐसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये यूनिक नहीं हुआ। वेरिएबल में अपनी क्या डिफाइन थी, ये एक यूनिक होना चाहिए। तो 1 2 3 ए ये कोई यूनिक जो है वो नहीं हुआ है। फिर थर्ड पॉइंट आता है, कैन नॉट बिगिन विद एन अपर केस कैरेक्टर।
थर्ड क्या कहता है कि आपका स्टार्टिंग जो वर्ड होगा, जो स्टार्टिंग करेक्टर होगा, वो अपर केस में नहीं होना चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक। कैन नॉट बी अ कीवर्ड डिफाइंड इन C++ लैंग्वेज। और आप अपने वेरिएबल जब डिक्लेयर करें तो वो कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। कीवर्ड क्या होते हैं इनको भी हम आगे समझेंगे, बट अभी आप ये समझिए कि कीवर्ड भी हम की मतलब जो कीवर्ड जो हमारे हैं C++ में इनबिल्ट जो कीवर्ड होते हैं, जिन्हें हम रिजर्व वर्ड कहते हैं, उनको भी हम एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को उनका मतलब पहले से पता होता है कीवर्ड का, तो इसलिए हम उनको यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में। तो ये हैं वेरिएबल के कुछ रूल, एंड ऐसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल की ये रही डिफाइन। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आता है वो आता है कॉन्स्टेंट्स का, कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। या आइए इसकी डिफाइन देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट्स, द नेम कॉन्स्टेंट्स आर गिवन टू सच वेरिएबल्स और वैल्यूज इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस दे आर डिफाइंड, दे आर फिक्स्ड वैल्यूज इन अ प्रोग्राम। इसका मतलब कि जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब कि कांस्टेंट रहना, कि उसमें कुछ चेंज नहीं होना, कॉन्स्ट। तो वही होते हैं हमारे कांस्टेंट, कि हम जिसमें चेंजेस ना कर पाए उन्हें हम कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। एंड वेरिएबल्स और इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जिनको हम मॉडिफाई ना करें या चेंज ना कर सकें उन्हें ही हम कांस्टेंट का नाम दे देते हैं। दे आर डिफाइंड, दे आर फिक्स्ड वैल्यू इन अ प्रोग्राम, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है हमारे प्रोग्राम में उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। एंड इसका सेकंड पॉइंट क्या है, देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एक्सेट्रा। मतलब हम अपने कांस्टेंट को इन इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर इन सब से डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब इन सब को यूज करके हम कांस्टेंट अपना एक बना सकते हैं। तो हम अपना कांस्टेंट कैसे बना सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो कांस्टेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। CONST कॉन्स्ट कीवर्ड होता है, ताकि जिससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि आप अपने प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको कॉन्स्ट कीवर्ड से, आपको कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। फिर वो डेटा टाइप बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी पिछले वेरिएबल में भी आपको कहा कि अभी आप इसको ना समझिए ढंग से, डेटा टाइप को हम इसको आगे समझेंगे। बट मैंने जैसे कि डिफाइन में कह रखा है कि आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि आप किस डेटा टाइप में आप कॉन्स्ट करना चाहते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं फ्लोट टाइप में करना चाहता हूँ। तो फ्लोट को अभी हम हल्का सा समझ लेते हैं कि फ्लोट वो डेटा टाइप होते हैं जो पॉइंट में आप वैल्यू स्टोर कराते हैं। फ्लोट वैसे डेटा टाइप होते हैं। तो फ्लोट, एंड ये जो PI है ये अभी हमने समझा था वेरिएबल, तो ये PI मेरा वेरिएबल ही हो गया, क्योंकि ये यूनिक हुआ अपने में। ओके, एंड ये कोई कीवर्ड भी नहीं है और कोई भी मतलब रूल को ये हम तोड़ नहीं रहे हैं, तो ये मेरा वेरिएबल कहलाएगा। एट इस PI में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, 3.14। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 9th-10th क्लास में हम पाई की वैल्यू को पढ़ते थे कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो मैं वही उसी को ही स्टोर करा रहा हूँ कि पाई में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, 3.14, और इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉन्स्ट कर दे रहा हूँ। मतलब कि पूरे प्रोग्राम में कोई भी इस पाई की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने इस पाई की वैल्यू को क्या कर दिया, कॉन्स्ट कर दिया है कि कांस्टेंट रहेगी ये पूरे प्रोग्राम में, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस पाई की वैल्यू को कोई भी इसकी पाई की वैल्यू में छेड़खानी नहीं कर सकता। अगला एग्जांपल क्या है कि कॉन्स्ट इंट, मतलब अब मैं इंट डेटा टाइप का यूज कर रहा हूँ। इंट डेटा टाइप कौन से होते हैं, जो अपने अंदर 1 2 3 4 5 मतलब इन सब की वैल्यू को स्टोर करते हैं, चाहे माइनस हो या पॉजिटिव हो, बट पॉइंट की वैल्यू को स्टोर नहीं करते ये लोग। बस इतना ही फर्क है इंटीजर और फ्लोट में, कि इंटीजर पॉइंट की वैल्यू को स्टोर नहीं करता है और फ्लोट पॉइंट की वैल्यू को स्टोर करता है, चाहे माइनस में हो या पॉजिटिव हो। तो डेटा टाइप, एंड फिर वो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा, तो वेर नाम का मैंने अपना वेरिएबल लिख दिया, एंड फिर उसमें मैंने क्या स्टोर करा दिया, 5 को स्टोर करा दिया। तो अभी जो वेर में जो वैल्यू गई 5, ये मेरे लिए अब कॉन्स्ट हो गई। कॉन्स्ट क्या मतलब, अब इस वेर की वैल्यू कोई भी चेंज, मतलब कोई भी इस वेर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, कॉन्स्ट कर दिया है। तो इसलिए अब वेर की वैल्यू को भी कोई चेंज नहीं कर सकता। और आप ऐसे भी बहुत सारे कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आइए एक नोट पढ़ते हैं कि नोट इन C++ कांस्टेंट आर टू टाइप्स। इन C++ कांस्टेंट हमारे
इन सी प्लस प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में दो टाइप के कांस्टेंट पाए जाते हैं। पहला कौन सा पाया जाता है? हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिसको हम हैज डिफाइन से डिक्लेयर करते हैं वो एक हमारे लिए कांस्टेंट कहलाते हैं, या जिनको हम कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं वो भी हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। एंड कॉन्स्ट कीवर्ड को तो अभी हमने यूज करके भी देख लिया, एग्जांपल में हमने समझ लिया कि कॉन्स्ट कीवर्ड से हम कैसे यूज करें। हम आने वाले प्रोग्राम में हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर का भी यूज करेंगे, उनसे भी हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे। तो आई होप आपको कांस्टेंट समझ में आया होगा एंड कैसे हम उसको डिक्लेयर करते हैं। तो फिर आगे हम मूव करते हैं। तो फिर अगला जो है हमारा वो है हमारे डेटा टाइप्स। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अभी आप बाद में समझिए डेटा टाइप्स। तो अब हम डेटा टाइप्स को समझते हैं ताकि हम ऊपर हमने जितनी भी अभी स्लाइडें पढ़ी उन सब के बेसिक हमारे क्लियर हो सके कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और मैंने क्यों अभी छुड़वा रहा था। तो डेटा टाइप्स हमारे यूजुअली तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है डिराइव्ड और तीसरा होता है यूजर डिफाइन। ठीक है, तो प्रिमिटिव कौन से होते हैं? प्रिमिटिव हमारे वो होते हैं जिनका मतलब, जिनका डेटा टाइप कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। मतलब वो डेटा टाइप जो इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं प्रिमिटिव हमारे? इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, एक्सेट्रा। कि इंट हो गया इंटीजर, फ्लोट हो गई फ्लोटिंग वैल्यू, कैरेक्टर हो गया हमारे कैरेक्टर ए बी सी, इंडिविजुअल कैरेक्टर जो हमारे हो गए वो होते हैं हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर होते हैं। और बाकी जो भी हमारे हो गए जैसे बूल हो गया या हम पे लॉन्ग हो गया, डबल हो गया, ये भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में ही आते हैं। अगला जो डेटा टाइप्स होता है वो है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप कौन से होते हैं? एरे हो गया, पॉइंटर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, ये हो गए हमारे डिराइव डेटा टाइप्स की जो पता कंपाइलर को इनके बारे में भी है, लेकिन हमें इनका अलग से डिफाइन करना पड़ता है। हमें इनको अलग से बताना पड़ता है कंपाइलर को, हमें अलग से इन पे वर्क करना पड़ता है इनको यूज करने के लिए। बट इन प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज करने के लिए हमें कंपाइलर को कोई अदर इंफॉर्मेशन या कोई अदर इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होती। वो खुद से समझ जाता है कि इस डेटा टाइप का मतलब क्या है और इसमें क्या वर्क होने वाला है, क्या मैनिपुलेशन होने वाली है, वो कंपाइलर अपने आप ही समझ जाता है। बट डिराइव डेटा टाइप में हमें बताना पड़ता है कंपाइलर को कि हम इसमें क्या करने वाले हैं, ये कैसे वर्क करेगा और भी बहुत कुछ। बट इन सी प्लस प्लस ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये वैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है हम पे वो सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। हाँ, अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं तो उसमें हमें नहीं मिलता स्ट्रिंग, तो हमें करेक्टर एरे से स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाना पड़ता है। तो करेक्टर एरे जब नाम आ गया तो मतलब डिराइव डेटा टाइप से हमें इधर जाना पड़ता है स्ट्रिंग में। बट ये स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है इन सी प्लस प्लस वो प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। तो अगला जो हमारा जो आता है वो होता है यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन से होते हैं? जो हम जिन्हें डिक्लेयर करते हैं कि हमारी मर्जी होगी कि हम इस डेटा टाइप को बनाना चाहेंगे। तो वो कौन से होते हैं? क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया और एक्सेट्रा जो भी आते हैं। तो अगर किसी ने सी लैंग्वेज जो पढ़ के आ रहे होंगे तो उनको स्ट्रक्चर और यूनियन तो पता ही होगा कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, बट उन्हें क्लास ये नया मिल रहा होगा। जैसे कि मैं बता दूं कि ये क्लास की सारी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है कि कैसे हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट सब बनाते हैं, ये सब हमारे चैनल पे अवेलेबल है इनकी वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हमें इनसे खुद डिक्लेयर हमें कराना पड़ता है इन सबको, और कंपाइलर को बताना भी पड़ता है कि ये कैसे वर्क करने वाले हैं, इनमें क्या क्या मैनिपुलेशन होने वाली है इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। तो अभी हम आगे प्रिमिटिव डेटा टाइप को समझेंगे एंड ये डिराइव्ड और यूजर डिफाइन को हम आगे कोड से समझेंगे। जब आगे बढ़ते जाएंगे इस सीरीज में तो हम इन सबको कोड से समझेंगे कि कैसे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम डिराइव्ड डेटा टाइप को यूज करते हैं। बट अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप को समझते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम कैसे यूज करते हैं, क्या इनकी डिफाइन सब आगे होने वाली है। तो फिर मूव करते हैं हम आगे। तो आगे हम देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आता है इंट, मतलब इंटीजर। तो ये इंटीजर जो होते हैं ये हमारे इन मेमोरी मतलब इन रैम में कितना कवर करते हैं? 2 बाइट्स कवर करते हैं। जैसे कि हमें पता है हर एक वेरिएबल अपने कुछ एक मेमोरी कवर करता है। वो कैसे कवर करता है कि उसका जो डेटा टाइप होगा वो किस बाइट का है, उतना वो वेरिएबल जो होगा वो मेमोरी कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी हम वेरिएबल वाले हम स्लाइड में हमने देखा था कि मैंने डिक्लेयर कर रखा था इंट ए इज इक्वल टू 2।
मतलब क्या हो रहा था, ए में 2 स्टोर हो रहा था एंड वो ए किस टाइप का था, इंट टाइप का था। तो इंट हमारे यहाँ हम कितनी वो मेमोरी कवर करेगा, वो 2 बाइट कवर करेगा। तो मतलब उस ए को कितनी मेमोरी मिलने वाली है, 2 बाइट मिलने वाली है। तो विदाउट मेमोरी कोई भी वेरिएबल आपका डिक्लेयर नहीं हो सकता। मतलब हर एक वेरिएबल को मेमोरी मिलनी तय है, मेमोरी मिलेगी ही मिलेगी, तभी वो कोई वेरिएबल जो है वो अपने में वैल्यू स्टोर कर पाएगा। इसलिए हमें डेटा टाइप लगाना जरूरी होता है। वेरिएबल से पहले, वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है कि किस डेटा टाइप का होने वाला है, उसी हिसाब से इसको मेमोरी दी जाएगी। तो इंटीजर हमारे 2 बाइट्स के होते हैं एंड इंटीजर में हम मतलब इंटीजर होते हैं मतलब क्या स्टोर करते हैं, इंटीजर इंटीजर होते क्या है। तो इंटीजर वो होते हैं जिनको हम स्टोर कराते हैं 1 25 6 मतलब कुछ भी। अब जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये पॉइंट वाली वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं अपने में। तो आप विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू को ही इसमें स्टोर करा सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बट विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू होनी चाहिए। चाहे आप 100 200 500 आप वो स्टोर करा सकते हैं, बट विदाउट पॉइंट वाली। तो अगला जो होता है वो है फ्लोट। फ्लोट क्या होते हैं, फ्लोट कितनी बाइट कवर करते हैं मेमोरी, 4 बाइट ये कवर करते हैं। मतलब अगर आप कोई भी फ्लोट डेटा टाइप को यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो आपकी कितनी मेमोरी कवर करेंगे, वो 4 बाइट कवर करेंगे इन रैम। एंड वो अपने में क्या स्टोर कराते हैं, वो अपने में पॉइंट की वैल्यू को स्टोर कराते हैं। 2.5 3.5 2.2 1.0 ऐसे सब वैल्यू को वो स्टोर कर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगला आता है डबल। डबल कितना स्टोर करता है, मतलब कितनी मेमोरी कवर करता है, 8 बाइट कवर करता है। एंड डबल होता क्या है, डबल होता है फ्लोटिंग पॉइंट। मतलब कि ये भी फ्लोटिंग पॉइंट को ही अपने में स्टोर कराते हैं। जैसे 2.5 हो गया, 4.4 हो गया, 1.0 हो गया, 0.1 हो गए, ये भी वही स्टोर कराते हैं अपने में, डबल डेटा टाइप। बट ये मेमोरी कितनी कवर कर रहे हैं इन रैम, 8 बाइट कवर कर रहे हैं। ओके। अगला आता है करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर डेटा टाइप कितनी मेमोरी कवर करता है इन रैम, 1 बाइट। एंड ये अपने में क्या स्टोर कराते हैं, करेक्टर स्टोर कराते हैं। मतलब ए बी सी डी ये सब अपने में स्टोर ये कराते हैं, करेक्टर डेटा टाइप जो भी होते हैं। अगला जो डेटा टाइप आता है वो होता है बूल डेटा टाइप, मतलब बुलियन डेटा टाइप। ठीक है। एंड बुलियन डेटा टाइप कितनी मेमोरी कवर करता है, वो करता है 1 बाइट। ओके। एंड इसका काम क्या है, ट्रू फॉल्स को रिटर्न करना। इसमें क्या स्टोर होता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। मतलब आपको प्रिंट होता हो ये नहीं दिखाई देगा ट्रू या फॉल्स, आपको प्रिंट क्या होगा, 1 या 0। 0 अगर प्रिंट हुआ तो मतलब क्या हो जाता है, फॉल्स। 1 अगर प्रिंट हुआ तो क्या मतलब हो जाता है, ट्रू प्रिंट हो जाता है। उसका मतलब ट्रू होता है बुलियन डेटा टाइप का। ठीक है। अगला जो डेटा टाइप है वो होता है वॉइड डेटा टाइप। एंड इसकी मेमोरी 0 बाइट्स। और क्या स्टोर करता है, एम्प्टी, खाली रहता है, ये कुछ भी स्टोर अपने में नहीं करता, बट ये डेटा टाइप होता है। तो ये है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, मतलब इतने होते हैं हमारे पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। एंड ये लोग इतनी मेमोरी कवर करते हैं कि 2 बाइट्स 4 बाइट 8 बाइट्स 1 बाइट एंड 0 बाइट्स। बट ये जो मेमोरी जो कवर करते हैं ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। अगर आपका 32 बिट आर्किटेक्चर है, ठीक ना, तो 2 बाइट्स 4 बाइट्स लेंगे, या अगर 64 बिट्स आपका आर्किटेक्चर है तो ये इनका ये डबल हो जाएगा। मतलब इंटीजर आपका 4 बाइट लेने लग जाएगा, फ्लोट आपका 8 बाइट लेने लग जाएगा, फिर डबल 8 का डबल हो जाएगा ये 1, फिर 2 बाइट्स, बूल फिर 2 बाइट्स लेने लग जाएगा, एंड 0 तो आपका 1 बाइट्स हो जाएगा। तो ये मतलब बढ़ते चले जाएंगे अगर आपका आर्किटेक्चर अलग होगा। मतलब अगर आपका 32 बिट का नहीं होगा, 64 बिट का होगा, तो ये जो आपकी मेमोरी का कंज्यूम्ड है इन लोगों की, ये भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो कि ये आर्किटेक्चर पे डिपेंड करते हैं ये सारे, कि आप किस आर्किटेक्चर पे वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हम इसमें जब हम इन कोड को इनमें हम कोड करेंगे तो हम देव सी प्लस प्लस पे करेंगे, तो वो हमारे जो होते हैं वो हमारे 64 आर्किटेक्चर पे डिपेंड होते हैं। तो इन सब की वो मेमोरी को कितनी देगा, 4 बाइट देगा, कि इंटीजर की 4 बाइट, फ्लोट की 8 बाइट, करेक्टर की 2 बाइट, बूल की भी 2 बाइट्स, इन सबको वो देगा। एंड अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस सब पे कर रहे हैं तो इनको आप 2 बाइट 4 बाइट ही वो रखेगा। क्यों, क्योंकि वो 32 बिट का भी नहीं होता, वो 16 बिट का आर्किटेक्चर होता है। तो इसलिए वो बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम्ड करता है आपके रैम में। तो लेकिन हम इनको डेवलपर सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बहुत से लोगों का इन 2 डेटा टाइप्स में क्वेश्चन उठ रहा होगा। कौन से ये 2 डेटा टाइप्स, ये फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप्स में क्वेश्चन उठ रहा होगा
कि जब ये दोनों का वर्क एक ही है कि फ्लोट भी हमारे में पॉइंट की वैल्यू को स्टोर कराता है एंड डबल जो है वो भी पॉइंट की वैल्यू को ही स्टोर कराता है, तो हम क्यों ना फ्लोट को ही यूज़ करें। जब वो 4 बाइट ही कंज्यूम कर रहा है हमारे रैम में और ये डबल क्या कर रहा है, 8 बाइट को कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा मेमोरी इससे कवर कर रहा है। और अगर आर्किटेक्चर अगर हाईटेक हो, मतलब एडवांस हो, तो ये और भी ज़्यादा बाइट कवर करेगा। तो हम फ्लोट को ही क्यों ना यूज़ करें, ये डबल डेटा टाइप्स की क्यों ज़रूरत पड़ी जब वर्क इन दोनों का एक ही है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमारे होते हैं उन लोगों की, मतलब उन डेटा टाइप्स की अपनी खुद की एक रेंज होती है, मतलब कि इसी रेंज तक में वो अपने में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर की अपनी रेंज होती है, फ्लोट की अपनी एक रेंज होती है, डबल की अपनी एक रेंज होती है, करेक्टर की भी रेंज होती है, बूल की भी, वॉइड की भी, मतलब हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अपनी एक रेंज होती है। उसी रेंज तक में ये लोग अपने वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आप चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इंटीजर की कितनी रेंज है, फ्लोट की कितनी है, डबल की कितनी है। तो उन्हीं रेंज के हिसाब से ये लोग अपने वैल्यू स्टोर कराते हैं। अगर ये अपनी लिमिट से मतलब जो उनकी रेंज है वो अगर उससे अगर ज़्यादा स्टोर करा लें, अगर आप उनकी रेंज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करा देते हैं तो आपको रन टाइम एरर आ जाएगी कि लिमिट एक्सीड, कि मतलब आप इसकी लिमिट से आगे निकल गए। तो इसलिए डेटा टाइप्स में डिफरेंस लाया गया, डिफर करा गया कि क्या, कि फ्लोट इतनी ही रेंज कवर करेगा एंड डबल जो होगा वो इससे ज़्यादा रेंज इससे ज़्यादा रेंज की वैल्यू को स्टोर कर सकता है अपने में। तो एंड ये सब जो डिक्लेयर जो होते हैं, ये इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब जो हैं ये सारे हमारे कीवर्ड ही हैं। मतलब आपको पूरा अपने प्रोग्राम में इंटीजर ये नहीं लिखना, फ्लोट नहीं लिखना पूरा, कि पूरा आप लिख रहे हैं कि डबल, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सब आपको नहीं लिखने, पूरे करेक्टर ये सब नहीं लिखना। आपको कीवर्ड का यूज़ करना होता है हर एक डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। इंटीजर का क्या कीवर्ड है, इंट। फ्लोटिंग का क्या कीवर्ड है, फ्लोट। डबल का क्या कीवर्ड है, डबल। करेक्टर का क्या कीवर्ड है, करेक्टर, मतलब CHAR, करेक्टर का क्या कीवर्ड है, CHAR। एंड ट्रू, सॉरी, बूल का तो BLL, बूल, एंड वर्ड का तो वर्ड। मतलब आपको कीवर्ड यूज करने हैं एंड वो आपका डेटा टाइप अपने आप यूज हो जाएगा, आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कि आई होप समझ में आया हो आपको। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स ऑल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग टू द C++ कंपाइलर एंड आर ऑलवेज रिटन और टाइप्ड इन लोअर केसेस। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं, कि मतलब ये रिजर्व्ड हैं, आप इनको यूज नहीं कर सकते। रिजर्व्ड होते हैं जैसे कोई सीट रिजर्व्ड हो गई कि ये इन्हीं के लिए हैं, तो वही कि कीवर्ड्स भी क्या हो गए, रिजर्व वर्ड्स हो गए, कि ये ऐसे वर्ड्स हो गए जिनका आप, मतलब यूजर एज ए यूजर उनका यूज नहीं कर सकता अपने प्रोग्राम में, अपने कोड को अच्छा करने के लिए। मतलब आप वो कीवर्ड हैं तो कीवर्ड ही रहेंगे, उन्हें आप कुछ दूसरी तरीके से यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि उनका एक अपना स्पेशल मीनिंग होता है उन कीवर्ड्स का, इसलिए उन्हें कीवर्ड्स हम कहते हैं। और ये सारे रिटर्न में होते हैं किसमें, लोअर केस में, मतलब स्मॉल लेटर में ये सारे होते हैं। एंड दे आर 60 कीवर्ड्स करेंटली डिफाइंड फॉर C++। देन C++ लैंग्वेज 60 कीवर्ड्स करेंटली हैं हमारे, मतलब 60 कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपने किसी एक प्रोग्राम में, मतलब एक प्रोग्राम 60 कीवर्ड तक हम यूज कर सकते हैं। और अगर आप सी पढ़ के आ रहे होंगे तो उनमें 32 कीवर्ड्स पाए जाते हैं, C++ में 60 कीवर्ड्स होते हैं। तो ये कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कैर हो गया, डिलीट हो गया, एक्सप्लिक्ट हो गया, फ्रेंड, म्यूटेबल, पब्लिक, ये सारे जो हैं, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे कीवर्ड्स हैं कि जिनका आप एज अ वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर जैसे आपको कोई कुछ ऐसा अपना अपने मतलब के लिए कोई वर्ड यूज़ करना है बट वो कीवर्ड है तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो एक कीवर्ड हो, वो रिजर्व वर्ड है, कि कंपाइलर को उनका उस वर्ड का मतलब पता है कि इस वर्ड का मतलब क्या है, तो इसलिए आप उनको एज अ अपने मतलब या एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। एंड वेरिएबल की हमने रूल में भी यही पढ़ा था कि आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कीवर्ड कंपाइलर को पता होता है इस कीवर्ड का क्या मतलब है, इसीलिए आप कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल या एज अ किसी भी तरीके से। आपको कीवर्ड को कीवर्ड की तरह ही यूज करना है, और ये सारे हमें कि ये C++ में ये सारे कीवर्ड पाए जाते हैं। तो बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन होगा इस कीवर्ड्स में भी मेरे ख्याल से, कि लोअर केस में ही हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, हम इन्हें अपर केस में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मतलब कैपिटल लेटर में क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हम इन्हें स्मॉल लेटर में ही क्यों यूज़ करना है। तो मैं बता दूं कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
एंड जब हमने ऑल अबाउट सी प्लस की सीरीज को स्टार्ट करा था, जो हमारा इंट्रोडक्शन जो पार्ट था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ये सब होते हैं, जो लोअर केस अपर केस, इन सब में हम कोई भी करेक्टर को जब हम यूज़ करते हैं तो ये सब आस्की कोड पर होते हैं, मतलब आस्की वैल्यू पर ये सब डिपेंड होते हैं। मतलब अगर आप छोटे ए टू जेड आप लेंगे, छोटे लेटर के ए टू जेड लेंगे तो उनकी आस्की वैल्यू अलग होगी, एंड बड़े मतलब कैपिटल लेटर के ए टू जेड को आप लेंगे तो उनकी आस्की वैल्यू अलग होगी। तो अगर मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर के ए टू जेड को यूज़ करूंगा, मतलब कोई भी, अगर जैसे मैंने यहाँ मान लो ये जैसे इंट है INT, ठीक है ना, ये स्मॉल लेटर लोअर केस में, अगर मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया INT, तो ये कीवर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस बड़े INT की जो आस्की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। तो कंपाइलर को सिर्फ छोटे लोअर केस की जो आस्की वैल्यू है उन इंटीजर की, वो पता है कि ये कीवर्ड है। अगर मैंने इसको कैपिटल लेटर में इंटीजर लिख दिया, INT लिख दिया, तो उसकी आस्की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एंड कंपाइलर को वो पता नहीं चलेगा कि ये इंट जो है ये कीवर्ड है, तो वो उसको वेरिएबल समझेगा, एंड तो उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा, ना कि कीवर्ड की तरह। अगर हमें कीवर्ड की तरह किसी को ट्रीट कराना है, अगर कीवर्ड है कोई, तो आपको लोअर केस में ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, ये सब आस्की वैल्यू पे डिपेंड होते हैं कि हर एक लेटर की अपनी एक आस्की वैल्यू होती है, मतलब हर एक करेक्टर की अपनी आस्की वैल्यू है। इस आई की अपनी एक आस्की वैल्यू होगी, इस एन की अपनी एक आस्की वैल्यू है, टी की आस्की वैल्यू है, और अगर यही कैपिटल लेटर में हो जाए तो आस्की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए आपको लोअर केस में ही आपको इनको यूज़ करना पड़ेगा। कैपिटल लेटर में आपको यूज़ करेंगे तो इनका मतलब चेंज हो जाएगा, वो कीवर्ड नहीं कहलाएंगे, वो कोई एक सिंपल वेरिएबल की तरह वो ट्रीट करेगा कंपाइलर उसे। ठीक है, तो फिर ज़रा हम हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, इन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं, और भी सब कुछ, एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये कितने कीवर्ड्स होते हैं, लोअर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, एंड अगर डेटा टाइप्स में हम बात करें कि ये कितनी मेमोरी कवर करते हैं, कैसे इन सबको मेमोरी मिलती है, चाहे वेरिएबल को कैसे मेमोरी मिलती है, या अगर कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं, इनको हम कैसे हम कांस्टेंट बना सकते हैं, ये भी और भी सब कुछ हमने समझा आज के लेक्चर में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए